Assalamualaikum everyone. I hope everyone is doing good. I'm doing good too. So this is फजलुर रहमान. आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमेशा से एक हॉट टॉपिक था इंडिया में है और हमेशा रहेगा भी. आज हम इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे. इलेक्शंस एक ऐसी चीज़ है जो डिसाइड करता है कि एक जो सिटीज़न एक कंट्री का एक या स्टेट का उसके ऊपर क्या क्या लॉज लगेंगे, उसकी जो लाइफ है वो कैसे रिवॉल्व अराउंड करेगी. आज हम इस इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि इलेक्शंस क्या होते क्या हैं, इलेक्शंस कब होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे होते हैं. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. एक बहुत ही बेसिक नॉलेज के लिए ये वीडियो है. टू स्टार्ट विद, अगर हम कुछ इवेंट्स की बात करें, रिसेंटली जो हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के उन्होंने कुछ कहा है, कई मुख्यमंत्रियों से कुछ कहा है, किसी को कॉल आउट किया है या किसी को कुछ कहा है और फिर उन्हीं मुख्यमंत्री ने किसी और को कुछ कहा है. ये चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं. आप कभी भी आप न्यूज़ चैनल्स खोल लो या कभी भी आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग न्यूज़ मिले या ना मिले, आपको हमेशा एक न्यूज़ रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स मिलेगी. और इनका सबका एक बेसिक एम होता है, जो भी ये सारे इवेंट्स होते हैं, कि हाउ डू दे गेट टू मेक ए गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेचर, कि वो कैसे लॉज जो बनाने की पावर है वो अपने हाथ में लें. ये सारी चीज़ें उसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं. और ये जो इलेक्शंस होते हैं ये डिसाइड करता है कि हु विल मेक द गवर्नमेंट. आज हम इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे. टू स्टार्ट विद, सबसे पहला जो क्वेश्चन जिसके बारे में आज हम डील करेंगे वो है कि इलेक्शंस होता क्या है. इलेक्शन एक फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सिलेक्ट किए जाते हैं बाय ए पॉपुलेशन कि आप इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करो. इलेक्शन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ डेमोक्रेसी. जो अगर कोई भी डेमोक्रेसी उसमें इलेक्शंस नहीं होते तो वी कांट कॉल इट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो सरकार होती है वो ऑफ द पीपल होती है, बाय द पीपल होती है एंड फॉर द पीपल होती है. अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसका मतलब ये होता है जितनी भी ताकत जो सरकार के पास है वो सारी ताकत दी गई है जनता के उस हाथों से, और जनता इस ताकत को छीन सकती है. जो लोग कुछ हैं, थोड़े अनपढ़ हैं, थोड़े पढ़े लिखे नहीं है या कुछ अवेयर नहीं है, वो उनका ये मानना है कि इलेक्शन रिलेटिवली एक नया कॉन्सेप्ट है, पर इलेक्शन एक्चुअली बहुत पहले से चला आ रहा है. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम हिस्ट्री देखें तो एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोमन्स के टाइम पे इलेक्शंस हुआ करते थे राजा सेलेक्ट करने के लिए. हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो पोप के सिलेक्शंस हुआ करते थे मिडिवल टाइम्स में, वो होते थे इलेक्शन के थ्रू. और अगर हम अपनी वैदिक खुद की इंडिया की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे गानाज होते थे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती थी, उसके जो राजाज होते थे वो सिलेक्ट हुआ करते थे बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. पर वो अलग बात है कि जो जितने भी राजाज होते थे, जो लीडर्स बनते थे, वो सारे होते थे क्षत्रिय कास्ट से, वॉरियर कास्ट से, क्योंकि कास्ट और रिलीजन हमेशा से इंडिया में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है इन चीज़ों को. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के जो सबसे पहले जनरल इलेक्शंस हुए वो हुए 1952 में, जो लोकसभा के लिए इलेक्शंस हुए. और जो अभी सबसे लास्ट इलेक्शन हुआ है वो हुआ है 2019 में, जिसमें बीजेपी गॉट द मेजॉरिटी एंड वी हैव द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. जो सरकार के जो हेड हैं वो नरेंद्र मोदी हैं और वो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं अभी. अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि इलेक्शंस कब होते हैं. इलेक्शंस नॉर्मली अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो तो 5 साल में इलेक्शंस हो जाते हैं. पर अगर कुछ ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट डिसॉल्व हो जाती है या लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो 5 साल से पहले भी इलेक्शंस हो सकते हैं. और अगर कुछ अनफोर्स सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी लग जाती है या वॉर डिक्लेयर हो जाती है, तो ये होता है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो थोड़े डिले कर दिए जाते हैं जब तक जो सर्कमस्टांसेस स्टेबलाइज नहीं हो जाती इलेक्शंस के लिए. ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे. वैसे जो अगर नॉर्मल टेन्योर है, जो नॉर्मल होता है वो 5 साल का टेन्योर है. ये इंडिया में 5 साल का है. ये दूसरी जगहों पे डिफर भी करता है कि आप किसी और में चले जाए, दूसरी कंट्री में चले जाओ तो उनका टेन्योर डिफर करता है, पर इंडिया में 5 साल का टेन्योर होता है एक सरकार के लिए. थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि इलेक्शंस क्यों होने चाहिए. इंडिया एक डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आंसरेबल हों टू द इलेक्टर्स जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है, और वो अकाउंट दें कि आपने क्या किया है हमारे लिए और किस तरीके से किया है. अगर सरकार के ऊपर कोई चेक्स नहीं होंगे तो जो सरकार है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो आर्बिट्ररीली एक्ट करेंगे या जो काम उन्हें करना चाहिए वो ना करें. ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से इलेक्शंस होते हैं. जो रीज़न है ये कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो नए कैंडिडेट्स होते हैं, जो कैपेबल होते हैं, उन्हें एक चांस मिलता है इलेक्शन में कि वो आके सरकार बनाएं. और जो पुराने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं शायद जो कम कैपेबल हों उन्हें हटा के इन्हें ये जो नए कैंडिडेट्स हैं इन्हें जगह मिले सरकार में. कमिंग टू द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इंडिया में इलेक्शंस होते कैसे हैं. इंडिया में इलेक्शंस कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हेड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जी. सुशील चंद्रा जी 2019 में अपॉइंट हुए थे. एंड जो
इलेक्शन कमीशन है वो एक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इस्टेब्लिश हुई एक फेडरल बॉडी है। इसका मेन टास्क ये है कि जो स्टेट और पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें कंडक्ट कराए फ्री एंड फेयर तरीके से, और किसी भी पार्टी की तरफ से कोई बायसनेस ना हो, किसी भी पार्टी की तरफ कोई बायसनेस ना हो। इसका ये भी होता है कि जितने भी गाइडलाइंस होते हैं अबाउट द इलेक्शन और जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो इलेक्शन के पहले होता है, इलेक्शन के दौरान होता है और इलेक्शन के बाद होता है, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है इलेक्शन कमीशन। और जो भी इसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स होती है, इलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स होता है या जो भी कोई ऐसे लॉज जो जिसके बारे में कुछ मेंशन नहीं आज तक, मतलब जो भी रेसिडुअरी लॉज है, जो भी रेसिडुअरी पावर्स है रिगार्डिंग इलेक्शन, वो सारे पावर्स होते हैं विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, जहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक सीट होगी। ये सारी चीज़ें होती है बेस्ड ऑन द सेंसस, जो लास्ट सेंसस होता है उसके ऊपर ये सीट्स एलोकेट किए जाते हैं, ताकि जितने जो एक स्टेट है या मतलब अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा के इलेक्शन तो हर एक जगह को इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा कि सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। और अगर स्टेट में है तो स्टेट में जो पॉपुलेशन है उसे इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा कि हर एक जितनी भी पॉपुलेशन है उनका सबका एक इक्वल से हो। कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनने के बाद जो दूसरी चीज़, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि जो नॉमिनेशंस फाइल होते हैं फॉर द कैंडिडेट, जो भी इंडिविजुअल जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो जाके अपने नॉमिनेशंस फाइल करते हैं टू द रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि इस चीज़ को इंक्लूड करते हैं। फिर उसमें इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि कौन कौन नॉमिनेशंस फाइल कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लें हम लोग, जैसे राज्यसभा में आप 30 साल से कम नहीं हो सकते अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है। अगर आपको लोकसभा या स्टेट असेंबलीज के लिए आपको इलेक्शन के लिए खड़ा होना है तो फिर आप 25 ईयर से कम नहीं हो सकते। सो देयर आर सम क्राइटेरियाज, उस चीज़ को, उस क्राइटेरिया को जो पार करता है वो इलेक्शन कमीशन में अपना नॉमिनेशन फाइल करता है। नॉमिनेशंस जो फाइल होते हैं उसके बाद जो चीज़ होती है वो होती है कि जितने भी ये नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं इनकी स्क्रूनिटी होती है, कि मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन फर्निश की है, जो भी चीज़ें इनके बारे में जो बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है इन नॉमिनेशंस में तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है 6 साल के लिए। ये सारी चीज़ें की जाती हैं बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। पर पहले ये स्क्रूनिटी देखी जाती है, क्योंकि बेसिकली यही होता है कि अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है तो ये इसी जगह पे होता है। स्क्रूनिटी ऑफ नॉमिनेशंस के बाद स्टार्ट होता है मेन चीज़ जो है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इलेक्शन मैनिफेस्टो एंड सेकंड होता है इलेक्शन ईयरिंग। इसमें क्या होता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो ये बताते हैं कि अगर आप मुझे पावर में लाए तो मैं ये चीज़ें करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स अच्छी करूँगा, मैं आपके लिए डेवलपमेंट वर्क करूँगा, या जो भी चीज़ें हैं वो बताते हैं कि हम ये करने वाले हैं। एक पेपर होता है, एक फॉर्मल टाइप होता है कि हम ये चीज़ें करेंगे। एंड सेकेंड होता है इलेक्शन ईयरिंग, जिसमें क्या होता है कि जो भी तरीके होते हैं, फॉर एग्जांपल डोर टू डोर कैंपेन होता है, या आप किसी बड़ी सेलिब्रिटी को बुला लेते हैं, या आप टेलीविजन या टीवीज़ पे आप अपने मतलब जो मैनिफेस्टो है उसे प्रोपोगेट करते हैं, उसे बताते हैं। सो इसमें ये दो चीज़ें होती हैं जो जिस इलेक्शन कैंपेन में होती हैं। फिर इन्हीं इलेक्शन कैंपेन के जो तरीके होते हैं उनसे जो जनता होती है वो इन्फ्लुएंस होती है और वोट करती है। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे स्लोगन्स रेज होते हैं। फॉर एग्जांपल जो रिसेंट जो भी इलेक्शन हुआ था 2019 में, उसका कि अब की बार मोदी सरकार, सो ऐसे राइमिंग स्लोगन्स रेज होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो वर्क की जाती हैं ताकि जो वोटर्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाए। इसके बाद आता है पोलिंग डे। पोलिंग डे ये होता है जिस दिन आप सब वोट डालते हो जाके। इससे क्या होता है कि 48 आवर्स पहले जो पोलिंग है उससे 48 आवर्स पहले इलेक्शन की जो भी कैंपेन है वो सब बंद हो जाती है और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। इस दौरान आप इलेक्शन की कैंपेन नहीं कर सकते। सो उसके बाद 48 आवर्स के बाद आपका पोलिंग होता है जिसमें आप अपनी वोट्स डालते हो, और जितना भी ये सारी चीज़ें होती हैं ये इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को मॉनिटर करती है। जब वोट्स डल जाती हैं उसके बाद मतलब जिस दिन पोलिंग डे खत्म हो जाता है उसके बाद जितने भी बैलेट बॉक्सेज हैं या ईवीएम मशीन्स हैं उन्हें लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, और जो कस्टडी लेके जाया जाता है जहाँ पे मतलब पोलिंग स्टेशन होता है उसकी कस्टडी में ले लिया जाता है। और उसके बाद इसकी काउंटिंग होती है और रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारा है। ये सारी चीज़ें जितने भी किसको कितने वोट्स मिले ये सारी चीज़ें डिक्लेयर होती हैं। जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें ये फाइल करना होता है कि उनके कितने एक्सपेंसेस हुए इलेक्शंस में, उन्होंने कितना खर्च किया। वैसे जो फॉर ए पार्लियामेंट्री कंटेस्ट 15 लाख की लिमिट है जो कि अमेंड की गई थी, पहले 4.5 लाख थी फिर 15 लाख हुई। पर जो ग्राउंड रियलिटी आपको भी पता है और सबको पता है कि ग्राउंड रियलिटी में 15 लाख इज नियरली टू इम्पॉसिबल कि आप उस पर 15 लाख पे आप इलेक्शन लड़ो और जीतो। सो ये चीज़ें फाइल की जाती हैं कि मतलब कितने एक्सपेंसेस हुए, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं टू द इलेक्शन कमीशन। वैसे तो 15 लाख की लिमिट होती है कि मतलब इससे ज़्यादा आप एक्सपेंस खर्च नहीं कर सकते इलेक्शंस पे। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट जो है वो है इलेक्शन डिस्प्यूट्स। अगर किसी भी कैंडिडेट को ये लगता है कि उसके साथ कोई करप्ट या मैलाफाइड कोई तरीके हुए हैं, कोई भी प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो फिर उसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स फाइल कर सकते हैं। और ये मतलब यहाँ तक इलेक्शंस का ये पूरा प्रोसेस होता है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे शायद 3
फेस चल रहा होगा यूपी इलेक्शन का, क्योंकि प्रेजेंटली यूपी में इलेक्शंस चल रहे हैं। सो मुझे लगा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी होगी, आपके लिए बेसिक नॉलेज के लिए बहुत हल्की। शायद मैंने काफ़ी चीज़ें मिस की हैं, पर जो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, ये मैं इस वीडियो में लाया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।